Hello everyone, welcome again. Today we are reading second lesson of your 7th class English supplementary book An Alien Hand, and chapter name is Bringing Up Curry. Curry का बड़ा होना. Curry is an baby elephant. Let's read this story. Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. तो ऑथर जो है वो बता रहे हैं कि करी एक एलिफेंट है, वो 5 महीने का था जब वो उनको यानी कि ऑथर को देखभाल करने के लिए दिया गया था. आई वॉज 9 years old एंड आई कुड रीच हिज बैग इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो. मैं 9 साल का था लेकिन मैं केवल उसकी बैग तक ही पहुंच पाता था. वो भी मैं तब पहुंच पाता था जब मैं अपनी टिप टो पे खड़ा होता था, यानी कि अपने पैर के पंजे को जो वो सबसे लास्ट सिरा होता है उस पे मैं जब खड़ा होता था, यानी कि उचक के खड़ा होता था, तब मैं उसकी बैग पर पहुंच पाता था. ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. और वो 2 सालों तक इतना ही ऊंचा बना रहा या लगता था. वी ग्रो टुगेदर. That is probably why I never found out just how tall he was. हम एक साथ बड़े हुए तो शायद इसीलिए मुझे नहीं पता चला कि वह कैसे बड़ा हुआ. He lived in a pavilion. वो एक पवेलियन में रहता था. पवेलियन एक पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो पवेलियन में रहता था. अंडर अ थेस्ट रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the pole as he moved about. It means जो उसका पवेलियन था वो एक छप्परदार छत के नीचे था, यानी कि एक घास फूस की जो एक छत थी उसके नीचे था, और वो एक पेड़ की टहनी से टिकाया गया था ताकि जब करी मूव करे और उसके पोल हिट हों, यानी कि उसके पोल पे बम्प हो तो फिर वो गिरे ना, इसलिए उसे पेड़ की टहनी से टिकाया गया था. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. और पहली चीज़ जो करी ने की थी वो थी कि एक लड़के की लाइफ उसने सेव की थी, एक लड़के को उसने बचाया था. करी डिड नॉट ईट मच बट he nevertheless needed 40 pounds of twig a day to chew and play with. करी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था लेकिन उसको एक दिन में चबाने के लिए और खेलने के लिए 40 पाउंड ट्विक्स यानी कि टहनियों की ज़रूरत होती थी. एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. और रोज़ मैं उसे मॉर्निंग में बाथ के लिए यानी कि नहलाने के लिए रिवर ले जाया करता था, यानी कि नदी पे ले जाता था. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विथ अ क्लीन सैंड ऑफ अ रिवर फॉर एन आवर. और वह सैंड बैंक पे लेट जाता था, यानी कि रेत के किनारे पे लेट जाता था, और जब मैं उसको साफ रेत से नदी पे आधे घंटे तक रगड़ा करता था तो वो लेट जाता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उसके बाद और लंबे समय तक वह पानी में लेट जाता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी. और जब वो बाहर आता था, जब वो पानी से बाहर आता था तो जो उसकी स्किन थी वो इबोनी की तरह शाइन करती थी, चमकने लग जाती थी. एंड ही वुड स्क्वील with pleasure as I rubbed water down his back. और वो प्लेजर मतलब खुशी से चिल्लाता था जब मैं उसके पीठ पर पानी डालता था. Then I would take him by the ear because this is the easiest way to lead an elephant. और फिर मैं उसे कान से खींचता था और आगे बढ़ाता था, क्योंकि हाथियों को लीड करने का या उनको हैंडल करने का ये सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसे कान से पकड़ के खींच लो. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल. और मैं उसे जंगल के किनारे छोड़ देता था. वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम luscious twigs फॉर हिज डिनर. जबकि मैं जो था वो उसके लिए स्वादिष्ट टहनियाँ जो उसके डिनर में खाने के काम आएंगी उसके लिए मैं जंगल में चला जाता था. वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैज़ टू कट डाउन दीज ट्विग्स. और इन ट्विग्स को काटने के लिए, इन टहनियों को काटने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? एक शार्प कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती थी. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द
hatch because if a twig is multilated, an elephant will not touch it. तो उसके लिए जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि जो शार्प हैचेट हैं उनको कट करने के लिए जो कुल्हाड़ी है उसको शार्प करने की ज़रूरत होती थी, जिसमें आधा घंटा लगता था, हाफ एन आवर लगता था। और क्योंकि जो एलिफेंट होते हैं उन लोगों को ट्विग बिल्कुल अच्छी चाहिए। अगर वो मल्टीलेटेड होती थी या कटी फटी होती थी तो वो उसको, जो एलिफेंट होते हैं उसको टच भी नहीं करते हैं। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। ये बहुत आसान काम नहीं था कि करी के लिए ट्विग्स या और सैपलिंग मतलब छोटे मोटे पौधे, टहनियाँ और छोटे मोटे पौधे इकट्ठा करना बहुत आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। मुझे हर तरह के पेड़ों में चढ़ना पड़ता था ताकि मैं उसके लिए डेलिकेट और टेंडर ट्विग्स अरेंज कर सकूं। As he was very fond of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches, क्योंकि वो उसको बनियन ट्री की जो यंग ब्रांचेस थी, यानी कि जो कोमल कोमल सी ब्रांचेस थी, वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। और आई वॉज गैदरिंग सम ऑन स्प्रिंग डे इन मार्च when I suddenly heard Curry calling to me in the distance। तो राइटर बोल रहे हैं कि एक बार मैं कुछ ऐसी ट्विग्स गैदर कर रहा था, इकट्ठी कर रहा था इस स्प्रिंग के मार्च के महीने में। तो अचानक से मैंने करी की दूरी से बुलाने की आवाज़ सुनी। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, जैसे कि वो अभी बहुत यंग था, बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। तो उसकी जो आवाज़ थी वो एक एलिफेंट से ज़्यादा एक बच्चे की आवाज़ की तरह लग रही थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रन फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेर आई हैड लेफ्ट हिम बट ही वॉज नॉट देयर। तो जैसे ही मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मैं अपने पेड़ से नीचे उतरा और तेज़ी से जंगल के किनारे की ओर भागा जहाँ मैंने उसको छोड़ रखा था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने सब जगह देखा बट मुझे वो नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर। मैं पानी के किनारे गया एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। तो मैंने देखा कि जो पानी का सरफेस है, पानी का ऊपरी हिस्सा है, उसमें कुछ काला काला है जो स्ट्रगल कर रहा है, यानी कि हिल रहा है। देन इट रोज हायर, और तब वो थोड़ा ऊपर उठा एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और वो क्या थी? मेरे एलिफेंट की ट्रंक थी। ट्रंक मतलब सूंड। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग। तो मुझे लगा कि वो ड्रॉनिंग मतलब वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। मैं हेल्पलेस फील कर रहा था, मैं असहाय हो रहा था क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था और 400 पाउंड का जो कि ऑथर से बहुत बड़ा था तो उसको मैं बचा भी नहीं सकता था। But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to tremble and struggle up to the shore. लेकिन तभी मैंने देखा कि उसकी जो बैग थी वो पानी से ऊपर आ रही है, और जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो उसने मुझ पे उसकी नज़र पड़ी तो उसने ट्रम्प करना मतलब आवाज़ करनी शुरू कर दी और जो लहरें थी उसमें स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर। और उसके फिर वो आवाज़ करता रहा और उसने मुझे पानी में खींच लिया। And as I fell into the stream, I saw a boy laying flat on the bottom of the tree. और जैसे ही मैं स्ट्रीम में यानी कि पानी में गिरा तो मैंने देखा कि पानी के रिवर के जो बॉटम में है एक जो बॉय है, एक लड़का है, वो फ्लैट मतलब सीधा लेटा हुआ है।
He had not although touched altogether touched bottom but was somewhat afloat. उसने वो पूरी तरह से बॉटम को टच नहीं किया हुआ था, जबकि थोड़ा बहुत तैर रहा था. I came to the surface of the water to take my breath and there Curry was standing. अब मैं वाटर की सरफेस में यानी कि ऊपर आया ताकि मैं सांस ले सकूं, तो मैंने देखा कि वहाँ पे करी खड़ा है. हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन. और उसकी जो फीट थे, उसके जो पैर थे, वो सैंड बैंक में थे, यानी कि रेत के किनारे पे थे. और उसकी जो ट्रंक थी वो उसने एक हाथ की तरह, मतलब मेरी ट्रंक को उसने मेरी ओर खींच रखी थी, फैला रखी थी और मेरे हाथ का इंतज़ार कर रहा था. आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉय ऑफ अ ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस. मैंने दोबारा से नीचे डाइव किया, गोता लगाया और उस बॉडी को, जो डूबते हुए लड़के की जो बॉडी थी उसको खींचा और सरफेस में लाया. बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन. लेकिन मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, मुझे तैरना नहीं आता था, तो मैं जो लहरें थी उनमें तैर नहीं सका. और जो स्लो करंट था वो उसे क्या कर रहा था, वापस नीचे की ओर ड्रैग कर रहा था, मतलब खींच रहा था. सीइंग एस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, करी who was usually slow and ponderous suddenly darted down like a hawk and come halfway into the water where I saw him stretched out his trunk again. जैसे ही उसने देखा कि मैं करंट पानी में नीचे धंस रहा हूँ, तो करी जो ज़्यादातर स्लो था, बहुत धीरे धीरे काम करता था और पॉन्डेरियस मतलब भारी भरकम था, अचानक से वह एक हॉक की तरह यानी कि एक बाज की तरह झपटा और आधा पानी में आ गया. हाफ वे इनटू द वाटर यानी कि आधा अंदर पानी तक आ गया, जहाँ उसने दोबारा से अपनी ट्रंक दे दी. आई राइज अप माई हैंड एंड कैच इट एंड इट स्लिप्ड. मैंने अपना हाथ ऊपर किया और उसे पकड़ा, लेकिन वो स्लिप हो गया यानी कि वो फिर छूट गया. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन. मैंने पाया कि मैं दोबारा से पानी में जा रहा हूँ. बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप. So I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow in spite of the fact that was holding the drowning boy with my hands. इस टाइम मैंने देखा कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और इसलिए मैंने क्या किया, मैं जो रिवर पानी का जो बॉटम था, मैंने वहाँ अपने पैरों को डबल किया और अचानक से पानी को किक मारा और एक एरो की तरह मैं ऊपर की ओर आ गया. और इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉइंग बॉय इन माई हैंड. और साथ में मैंने वो जो डूबता हुआ बच्चा था उसको भी अपने हाथों से पकड़ रखा था. एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक. जैसे ही मेरी बॉडी जो पानी में ऊपर आई तो मैंने अपने गले में एक फंदा सा महसूस किया. दिस फ्राइटेन मी, जिससे मुझे बहुत डरा दिया. आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू सॉलो मी. मुझे ऐसा लगा कि कोई वाटर एनिमल है जो मुझे सॉलो मतलब निगल डालेगा. आई हर्ड करी स्क्वीलिंग. मैंने सुना करी की चीखने की आवाज़. एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक. और मुझे समझ में आ गया कि जो कुछ उसे फंदे की तरह लग रहा था वो क्या है, करी की ट्रंक ही है, कुछ और नहीं है. ही पुल्ड अस बोथ अशोर. उसने हम दोनों को लहरों से खींच लिया. करी वॉज लाइक अ बेबी. करी एक बच्चे की तरह था. ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड. उसे अच्छा बनना सिखाना था. एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी. अगर आप उसे ऐसा नहीं सिखाओगे क्योंकि वह क्या था,
नॉटी था, शरारती था। ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर, क्योंकि वो पहले से क्या था, बहुत ज़्यादा मिस्चीफ मतलब शरारती था। फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some banana to eat। एक इंस्टेंस है, एक उदाहरण है, एक दिन किसी ने उसे बनाना खाने को दे दिए, केले खाने को दिए। वेरी सुन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, और बहुत जल्दी ही उसे जो राइप मतलब पके हुए बनाना थे वो बहुत अच्छे लगने लगे। ही यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन द टेबल नियर अ विंडो इन अ डाइनिंग रूम। वो तो जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि हम क्या करके रखते थे अपने डाइनिंग रूम में, विंडो के पास एक बड़ी सी प्लेट में फ्रूट्स रख के रहते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपेयर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। तो एक दिन जो बनाना थे टेबल से वो डिसअपेयर हो गए, यानी कि गायब हो गए, और जो मेरी फैमिली थी वो सर्वेंट को ब्लेम करने लगी कि उन्होंने घर के सारे बनानास खा लिए हैं। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपेयर अगेन। कुछ दिनों के बाद फिर से जो फ्रूट्स थे वो डिसअपेयर हो गए, गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। इस बार जो ब्लेम था यानी कि जो इल्ज़ाम था वो किसके ऊपर आया, मेरे ऊपर आया, यानी कि ऑथर के ऊपर आया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मुझे तो पता था कि मैंने ये नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विथ माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट, जिसकी वजह से मुझे अपने पेरेंट्स और अपने जो सर्वेंट्स थे उन पर गुस्सा आ रहा था। फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि मुझे पता था कि वो शायद सर्वेंट्स ने ही सारे फ्रूट ले लिए हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपेयर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन। और अगली बार जब फ्रूट डिसअपेयर हुए तो मुझे एक बनाना जो था वो करी के पवेलियन में स्मैश्ड मतलब बिल्कुल कुचला हुआ मिला। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने कभी भी वहाँ फ्रूट नहीं देखे थे। एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि वो हमेशा ट्विग पे ही रहता था, यानी कि ट्विग से ही खाता था। नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम wondering whether I should take some fruit from the table without my permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. It means तो अगले दिन ऑथर है वो कह रहे हैं कि मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, और मैं सोच रहा था कि मुझे टेबल से कुछ फ्रूट लेने हैं या खाने हैं बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के। तभी उन्होंने क्या देखा कि एक लंबी सी और काली सी चीज़ जो थोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब सांप की तरह लग रही थी, अचानक से विंडो से आई और बनाना लेके डिसअपेयर हो गई, गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनाना। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मैंने कभी भी ये नहीं देखा था कि जो स्नैक होते हैं, जो सांप होते हैं, वो बनाना खाते हैं। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नैक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। तो मैंने सोचा कि यह कोई डरावना सांप होगा जो अंदर आया है और फ्रूट ले गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फेयर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us। तो जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा था कि सांप बनाना खाते हैं, तो उनको ऐसा लगा कि ये कोई डरावना सा सांप है और वो क्या कर लेगा, सारे अंदर घुस जाएगा, सारे फ्रूट ले लेगा। तो वो रूम से बाहर आ गए डर के मारे, और माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस। और वो तो श्योर थे कि जो स्नैक है वो वापस घर में आएगा और सारे फ्रूट खा लेगा और हम सबको भी मार डालेगा। एज आई वेंट आउट आई सॉ करीज बैग disappearing in the direction of the pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up।
जैसे ही वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि करी का जो बैक है यानी कि पीठ है वो पवेलियन की डायरेक्शन में डिसअपेयर हो रही है, यानी कि वो पवेलियन की ओर जाते हुए उसने देखा। तो वो बहुत डरे हुए थे और वो चाहते थे कि वो पक्का उन्हें करी की कंपनी मिले ताकि वो खुश हो सके। आई रन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, मैं उसके पीछे पवेलियन में दौड़ा एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनाना, और मैंने देखा कि वो वहाँ बनाना खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं आश्चर्य से अभी भी वहीं खड़ा था। द बनानाज वर लेइंग स्ट्रॉन ऑल अराउंड हिम, और जो बनानाज थे वो उसके चारों तरफ फैले हुए थे। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. उसने अपनी ट्रंक फैलाई और उनमें से एक को दूर से ही खींच लिया, जहाँ वो खड़ा था वहीं से उसने अपनी सूंड खींच के उस एक बनाना उसमें से ले लिया। That instant the trunk लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नैक, और इस समय पे जो ट्रंक थी वो उसी स्नैक की तरह लग रही थी जैसी जो ऑथर था उन्होंने अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के विंडो के बाहर से आते हुए देखी थी, वैसी ही ब्लैक स्नैक की तरह उसकी ट्रंक लग रही थी। एंड आई रियलाइज्ड दैट करी वॉज थिक, और मुझे रियलाइज़ हो गया कि करी ही थीप था, चोर था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स। तो मैं आई वेंट टू हिम, वो उसके पास में गए और उसे कान से पकड़ा और खुशी से अपने पेरेंट्स को यह दिखाने के लिए कि उसे खींच के लाए ताकि वो बता सके कि वो करी था जिसने कि सारे फ्रूट्स खाए थे इतने हफ्तों से, मैं नहीं था। देन आई स्कॉल्ड हिम, तब मैंने उसे डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, जो एलिफेंट्स होते हैं वो बच्चों की तरह ही हमारे वर्ड्स को समझ जाते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी वाइप्ड, अगर तुम्हें दोबारा से फ्रूट्स चुराते हुए देखा तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम, वो जानता था कि हम सब उससे गुस्सा हैं। इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि सर्वेंट्स को भी उसकी वजह से डांट पड़ी थी तो वो भी गुस्सा थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, उसका प्राइड, उसका जो अभी स्वाभिमान था वो काफ़ी आहत हुआ था, क्योंकि इसलिए उसने कभी भी फिर दोबारा डाइनिंग रूम से कोई भी चीज़ स्टोल नहीं की, चुराई नहीं। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ़ टू थैंक हिम, और जब कभी भी कोई उसे कोई फ्रूट देता था तो वह चिल्लाता था जैसे कि वो उनको थैंक यू बोल रहा हो। An elephant is willing to be punished for having done wrong. But if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. एक जो एलिफेंट होते हैं उनको अगर वो गलत कर रहे होते हैं तो उन्हें पनिशमेंट देना पसंद होता है, यानी कि उनको बुरा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप उसे पनिश करते हैं बिना किसी रीज़न के तो वो उसे याद रखते हैं और उसका बदला ज़रूर लेते हैं। Next, the elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एक एलिफेंट को यह सिखाना होता है कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज चलना है और कब स्लो चलना है। You teach him these things as you teach a child. ये चीज़ें आप उसे ऐसी सिखाती हैं जैसे कि बच्चे को सिखाया जाता है। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सेट डाउन, अगर आप उसे धत बोलते हैं और उसका कान खींच लेते हैं तो धीरे धीरे वो सीख जाता है कि बैठना है। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुट हिज टंग फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, और इसी तरह से अगर आप माली कहते हैं और उसकी ट्रंक को आगे की ओर खींचते हैं तो वो धीरे धीरे ये सीख जाता है कि यह उसके चलने का सिग्नल है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन, करी ने जो माली वाला लेसन था यानी कि वॉक फॉरवर्ड
वो 3 लेसन के में सीख लिया था। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन उसको धत सीखने में 3 वीक लगे थे। ही वॉज नॉट गुड एट सिटिंग डाउन, वह बैठने के में बहुत अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्या आप जानते हैं कि एलिफेंट को बैठना क्यों सिखाना पड़ता है? Because he grows taller and taller than you who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. तो जो राइटर है वो कह रहे हैं कि उसको सिट डाउन इसलिए सिखाना पड़ता है क्योंकि वो बड़ा होता है, बहुत वो बढ़ता जाता है, बढ़ता चला जाता है, और जो आप उसकी देखभाल कर रहे हो जब वो 2 या 3 साल का होता है तभी आपको उसकी पीठ तक पहुंचने के लिए लैडर की ज़रूरत होती है, सीढ़ी की ज़रूरत पड़ जाती है। आप बिना सीढ़ी के उसकी पीठ तक नहीं पहुंच सकते। दिस इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सेट डाउन बाय सेइंग दैट सो दैट यू कैन क्लाइंब अप ऑन हिज बैक। तो यही इसीलिए ये उसको धत कहकर बैठना सिखाना बेटर होता है ताकि आप उसकी पीठ तक चढ़ सकें। फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि हर समय आप अपने साथ में लैडर लेके नहीं चल सकते हो। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ अ मास्टर कॉल, और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो होती है एलिफेंट को सिखाना वो होती है मास्टर कॉल। द जर्नली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, और वो जो होते हैं वो इसे प्रॉपरली सीखने में 5 साल ले लेते हैं। The master call is a strange hissing, howling sound as if a snake and a tiger was fighting each other. जो master call होती है एक strange hissing और howling की sound होती है जैसे कि कोई सांप और टाइगर आपस में लड़ रहे हों। And you have to make that kind of noise in his ear, और आपको ये noise जो है उसके कान में प्रोड्यूस करनी होती है। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम अ मास्टर कॉल, और क्या आप जानते हैं कि आप एलिफेंट से क्या एक्सपेक्ट करोगे, क्या उम्मीद करोगे जब आप उसे मास्टर कॉल दोगे? इफ़ यू आर लॉस्ट इन अ जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट, अगर आप जंगल में खो गए हैं और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार अबव, और आपके सामने बिल्कुल अंधेरा हो गया है, बस आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप कहीं भी ज़्यादा समय तक रुकने की हिम्मत नहीं कर पाते हो। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव अ मास्टर कॉल, तब एक ही चीज़ रह जाती है आपके पास में कि आप मास्टर कॉल दें। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, और जैसे ही आप उसको एलिफेंट को मास्टर कॉल देंगे जो एलिफेंट हैं वो अपनी ट्रंक से अपने सामने के सारे पेड़ पुल डाउन मतलब तोड़ डालेगा, उखाड़ के गिरा देगा। दिस फ्राइटेन ऑल द एनिमल्स अवे, और ये जो हरकत होती है उसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं, जो भी जानवर होते हैं वो फ्राइटेन हो जाते हैं यानी कि डर जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन मंकी वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और जैसे ही जो पेड़ होते हैं वो क्रैश डाउन होते हैं यानी कि तोड़कर फेंक दिए जाते हैं, तो जो मंकीज़ होते हैं वो अपनी नींद से जग जाते हैं और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में दौड़ने लगते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, आप इनको मूनलाइट में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और आप स्टैग मतलब हिरन जो होते हैं उनको आप हर तरफ दौड़ते हुए देख सकते हैं। यू कैन हियर अ ग्रोल ऑफ टाइगर इन द डिस्टेंस, और आप टाइगर की ग्रोल की आवाज़ यानी कि गुर्राने की आवाज़ भी दूरी से सुन सकते हैं, यानी कि टाइगर भी गुर्राना शुरू कर देते हैं। इवन ही इज़ फ्राइटेन, क्योंकि वो भी क्या हो चुके होते हैं, फ्राइटेन मतलब डर चुके होते हैं। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, और तब जो एलिफेंट होता है वो एक के बाद एक सारे पेड़ों को तोड़ता चला जाता है, फेंकता चला जाता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और जल्दी ही आपको
एक रोड, एक रास्ता मिल जाएगा जो आपको जंगल से सीधे आपके घर की ओर ले जाएगा। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको स्टोरी समझ में आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।